जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में, आज के इस क्लास में साथियों बिल्कुल आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि साथियों आपके 26 मार्च और 27 मार्च के एग्जाम में आपको 100% साथियों यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा। तो चलिए साथियों क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा। साथियों ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 26 और 27 मार्च को ये 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद करके ही जाइएगा। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किए हुए थे आपके कौन। तो याद रख लीजिएगा साथियों अलाउद्दीन बहमन शाह किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो प्रमुख स्मारक जामा ए काना मस्जिद और अलाई दरवाजा कहां पर बनवाए गए थे। चलिए बताइएगा साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो प्रमुख स्मारक जामा ए काना मस्जिद और अलाई दरवाजा कहां बनवाए गए थे। तो ये बनवाए गए हैं दिल्ली में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में बनवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का जो है चलाया था। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो याद रख लीजिएगा ये इल्तुतमिश चलाए हुए हैं। ऑप्शन आपका सही जवाब है, इल्तुतमिश चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि भूराजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला यहाँ पे सुल्तान था। चलिए बताइएगा आप कि भूराजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांतों को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो याद रख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्य द्वारा परिवर्तित नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो राज्य द्वारा प्रवर्तित नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत किए थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक किए थे। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश के शासक कौन थे। चलिए बताइएगा आप कि लोधी वंश के शासक कौन थे। तो लोधी वंश के शासक हो जाएंगे यहाँ पे आपके, यहाँ पे कौन। तो याद रख लीजिएगा लोधी वंश के शासक सुध अफगान है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना सीधे तौर पर किससे भुगतान प्राप्त करती थी। चलिए बताइएगा आप कि दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थानीय सेना सीधे तौर पर किससे भुगतान प्राप्त करती थी। तो ये भुगतान प्राप्त करते थे अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था। चलिए बताइएगा कि दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो है साम्राज्यों का विस्तार है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, साम्राज्यों का विस्तार होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी किस वंश से संबंधित था। चलिए बताइएगा कि मोहम्मद गजनी किस वंश से संबंधित था। तो मोहम्मद गजनी जो है ये तुर्क वंश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सबसे विद्वान मध्ययुगीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित विभिन्न विद्वानों में परंपरागत था। चलिए बताइएगा कि सबसे विद्वान मध्ययुगीन मुस्लिम शासक
जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित विभिन्न विद्वानों में परंपरागत था। तो साथियों ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन है। चलिए बताइएगा आप कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन है। तो याद रख लीजिएगा दूसरा राज्य हो जाएंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति का सदस्य कौन नहीं है। चलिए बताइए, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति के सदस्य कौन नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है की गई थी। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम कौन से शिफ्ट में होने वाले हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। और बताइएगा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है की गई थी। तो याद रख लीजिएगा ये 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान उल्लिखित है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान उल्लिखित है। तो आप याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अटल बिहारी वाजपेयी बनी हुई है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो दलों में यानी सीपीआई और सीपीआईएम में जो है ना विभाजित हुई थी। चलिए बताइएगा, तो किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में जो है विभाजित हुई थी। तो ये विभाजित हुए थे 1964 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 1964 में हुए थे। आगे देखेंगे किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। चलिए बताइएगा आप कि किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो याद रख लीजिएगा ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति किए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। चलिए बताइएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो ये लिए गए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की औपचारिक शुरुआत कब से हुई। चलिए बताइएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की औपचारिक शुरुआत कब से हुई है। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत 2012 से लेकर 2017 में हुई है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित है। चलिए बताइएगा कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित है। तो सार्क का सचिवालय स्थापित है काठमांडू में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, काठमांडू में होगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कहलाती है। चलिए बताइएगा आप कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक कहलाती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, शिवालिक कहलाती है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताइएगा आप कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, गोदावरी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये स्थित है रावतभाटा में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। तो भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन होगा। तो प्रथम राज्य आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो याद रख लीजिएगा साहूकार जो है भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, साहूकार भाग नहीं लिए। अगला क्वेश्चन है यदि घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश होगा। बताइए। तो यदि यदि घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो है साथियों क्या होगा। तो आप बताएंगे बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कौन सा अम्ल हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो आप सभी लोग का अम्ल होगा, यहाँ पे साथियों आपके अम्ल हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है। बताइएगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके पास है। तो याद रखेंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 180 दिनों में पूरी करनी होगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा था। चलिए बताइएगा। तो भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम डैश ने लिखा है। तो याद रख लीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। चलिए बताइएगा। तो यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है ये आपके योगदान होते हैं अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अपने जीन का आधा हिस्सा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए जो है गलत होगा। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो आप याद रख लेंगे एक यौगिक का एक परमाणु। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा निम्न में से कौन सा जीव पुनः जनन और मुकुल द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो निम्न में से कौन पुनः जनन और मुकुल द्वारा पुनः जनन जो है यहाँ पे कर सकता है। तो याद रख लीजिएगा हाइड्रा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, विटामिन डी को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।